नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। खबरों में हम आपको बताएंगे आज केजरीवाल हिमाचल प्रदेश पहुंचे और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं इसी खबर के। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कांगड़ा पहुंचे। यहां कांगड़ा जिले के चंबी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की खूबसूरती का जिक्र करने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला किया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले। कल जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट कर कहा, हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार है। मैं आपसे पूछता हूं कि हिमाचल में आपको ईमानदार सरकार चाहिए या नहीं चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं, आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है। 30 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, ये दोनों पार्टियां मिलके मेरे को खूब गालियां दे रही हैं। दोनों मिलके, सारे नेता मिलके मेरे को केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ने। अरे मैंने थोड़ी लूट लिया हिमाचल प्रदेश को। लूटा तो तुम लोगों ने। बताओ मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी लूट लिया हिमाचल प्रदेश को। लूटा तो तुम लोगों ने। दोनों पार्टियों ने मिलकर लूट लिया और केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा। नड्डा साहब को सुन लो, नड्डा साहब पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। अनुराग ठाकुर पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जयराम ठाकुर जी ने, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े कर दो। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं बन सकती जी? मैंने, कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने कहा जी क्यों नहीं बन सकती? बोले जी हिमाचल प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। मैंने कहा भाई साहब परिस्थितियां अलग नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत चोरी करने की है। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। बताओ क्यों नहीं बन सकती? देखो जी, मेरे को राजनीति करनी तो आती नहीं है। मैं छोटा सा आदमी हूं, आम आदमी हूं। ये गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। मैं पक्का देशभक्त हूं, राष्ट्रवादी हूं। 24 घंटे देश के लिए काम करता हूं, देश के लिए जीता हूं और मेरी जान देश के लिए हाजिर है। यूपी के बदायूं में फोन की एक कॉल से प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम, एसएसपी, एसडीएम व थाना प्रभारी भी फोन से सकते में आ गए। डीएम से रोबीले अंदाज में बात करने वाला खुद को राज्य मंत्री बता रहा था और वह जमीन के एक मामले में अनैतिक दबाव बनाकर रोब झाड़ रहा था। पुलिस ने फर्जी राज्य मंत्री व उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से 2 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। गांव नागपुर निवासी हरि सिंह पुत्र राम सहाय मौर्य के जमीनी प्रकरण में आसिफ ने अपने साथी सुमित के साथ मिलकर फर्जी बेसिक शिक्षा मंत्री बनकर डीएम दीपा रंजन, एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह व अन्य आला अफसरों का अनावश्यक दबाव बनाने के लिए फोन करता था। शातिर आसिफ ने हरि सिंह से काम कराने के 2 लाख रुपए भी ठग लिए। पुलिस ने फर्जी राज्य मंत्री बनकर अफसरों को गुमराह करने वाले नटवर लाल व उसके साथी को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया।
आपको बता दें कि तहसील बिलसी के गांव परोली निवासी आसिफ व उसका साथी सुमित पुत्र राजेंद्र पाल, जो कि बिसोली के गांव नागपुर का रहने वाला है, दोनों ने मिलकर एक जमीनी प्रकरण में 2 लाख रुपए की ठगी कर व प्रशासन पर राज्य मंत्री बनकर रोब झाड़ रहे थे, जिन्हें आज थाना सिविल लाइंस पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही उनके कब्जे से पुलिस ने 2 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। जनपद बदायूं में आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से आसिफ खान जो बिलसी के निवासी है और सुमित कुमार जो बिसौली थाना क्षेत्र के नागपुर का निवासी है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये दोनों लोग अपने टेलीफोन से एक माननीय कैबिनेट मिनिस्टर का नाम ले करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, स्वयं मुझे और एसडीएम को तथा थाना प्रभारी को एक ज़मीन के प्रकरण में अनावश्यक दबाव बना रहे थे। लेकिन इनकी बातचीत की शैली से ऐसा लगा कि आदमी फर्जी है। इस पे त्वरित कार्रवाई की गई और जब चेक किया गया तो ये दोनों लोग कलेक्ट्रेट के बाहर ही पाए गए। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना सिविल लाइंस में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन्होंने नागपुर थाना बिसौली का एक गांव है, ज़मीन के प्रकरण में 2 लाख रुपए एक कंप्लेनेंट से ले रखे थे। उस 2 लाख रुपए की भी बरामदगी इनके पास से हुई है और कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लेकर के, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, स्वयं मुझे और थाना प्रभारी तथा एसडीएम आदि पे अनावश्यक दबाव बना रहे थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पंजाब पुलिस की तरफ से एक नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें 184 पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं की सुरक्षा हटाने का आदेश दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की ओर से 20 अप्रैल को जारी एक पत्र में जानकारी दी गई है। हालांकि इस पत्र में कहा गया है कि अदालत के विशेष आदेश पर दी गई सुरक्षा को वापस नहीं लिया जाएगा। इस पत्र को पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। पंजाब में ये दूसरी बार हुआ जिसमें पूर्व मंत्रियों और विधायकों से सुरक्षा वापस ली गई है। इससे पहले आप सरकार ने पंजाब में सत्ता में आते ही ठीक एक दिन बाद 11 मार्च को 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया था, जिसमें भारत भूषण आशु, मनप्रीत सिंह बादल, राजकुमार वेरका, ब्रह्म मोहिंद्रा और संगत सिंह गिलजियान सहित कई नेताओं से सुरक्षा वापस ली गई थी। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली जानी है उनमें पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार रखड़ा, सुच्चा सिंह छोटुपुर, जनमेजा सिंह सेंखो, बीबी जागीर कौर, मदन मोहन मित्तल, तोता सिंह और गुलजार सिंह रानीकी का नाम भी शामिल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों के परिवार की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है, जिनमें पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का परिवार, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह, पूर्व मंत्री आदेश प्रताप सिंह कहरा की पत्नी पुनीत कौर, पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के बेटे अर्जुन बादल की भी सुरक्षा वापस ली जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा की पत्नी चरणजीत कौर बाजवा की सुरक्षा भी वापस ली जा सकती है और पूर्व मंत्री सुखजिंदर रंधावा के बेटे उदयवीर सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर लगातार हमला करते रहते हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मुद्रास्फीति दर और घटते फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी ब्याज दर को बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मुद्रास्फीति दर 6.95% हो गया है, जबकि एफडी ब्याज पर दर घटकर 5% पर पहुंच गया है। अपने बैंक खातों में 15 लाख जमा करना भूल जाइए। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने अपनी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में बताया कि साल 2022 में 2 लाख रुपए फिक्स करने पर 11,437 रुपए मिलते थे, जबकि साल 2012 में इससे कहीं ज्यादा 19,152 रुपए मिलते थे। राहुल गांधी ने इसे जनधन लूट योजना बताया है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा में हिंसा के बाद वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा था, ये लोग संवैधानिक मूल्यों को विध्वंस कर रहे हैं। ये गरीबों और अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ प्रायोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी को इसके बजाय उनके दिलों में नफरत को दूर करना चाहिए।
मुंबई के निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी व सांसद नवनीत राणा व शिवसेना के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। नवनीत राणा के हनुमान चालीसा पाठ पर संजय राउत का बयान सामने आया। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की बात करेगा तो शिव सैनिक चुप बैठेंगे क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। हनुमान चालीसा आज पठन करने जाने क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना नहीं, ये देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। चलिए। प्रयागराज से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपियों ने घर में आग तक लगा दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर से मारकर बेरहमी से परिवार के लोगों की हत्या की गई है। पुलिस को घटना की जानकारी प्रदीप कुमार यादव ने दी। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उनके भाई और भाभी की किसी ने हत्या कर दी है। इसके साथ ही परिवार के 3 अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई। सामूहिक हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वहीं एडीजी प्रयागराज जॉन प्रेम प्रकाश ने बताया कि शुरुआती जांच से लग रहा है कि लूट के इरादे से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आशंका है कि उन्होंने सबूत मिटाने के उद्देश्य से घर में आग लगा दी। हालांकि बारीकी से जांच की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर जांच कर रही है। परिवार के मुखिया राजकुमार यादव, उनकी पत्नी कुसुम, बेटी मनीषा, बहू सविता और 2 साल की मासूम पोती साक्षी की भी हत्या हुई है। प्रयागराज की घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की खबर अति दुख, निंदनीय और चिंताजनक है। सरकार घटना के तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो वहीं आपको बता दें, प्रयागराज में हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के दूसरे कार्यकाल के राज में यूपी डूबा अपराध में आज का अपराधनामा। पुलिस बहू और बेटी के साथ दुष्कर्म की आशंका जता रही है। मृतक महिलाओं के कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं। वारदात के बाद पुलिस ग्रामीण और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के जाप को लेकर विवाद हो गया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पति व विधायक रवि राणा के साथ मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा की थी। नवनीत राणा ने शनिवार सुबह 9 बजे का वक्त दिया था, लेकिन इससे पहले ही बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता मुंबई में सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। शिवसैनिकों ने राणा दंपत्ति को आवास से बाहर निकलने नहीं दिया, जिसके कारण राणा दंपत्ति को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का फैसला वापस लेना पड़ा। राणा दंपत्ति ने आरोप लगाया है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके आवास में घुसने की कोशिश की है। शिवसेना के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नवनीत राणा के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं अमरावती जिले के शंकर नगर में निर्दलीय विधायक रवि राणा के आवास के सामने शिवसैनिक जमा हो गए और राणा के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कुछ शिवसैनिकों ने राणा के घर पर पथराव कर दिया, जिससे भारी तनाव हो गया। शिवसैनिकों द्वारा घर पर पथराव किए जाने के बाद राणा समर्थकों ने विरोध किया। सुरक्षा कारणों से शनिवार सुबह विधायक रवि राणा के घर के सामने पुलिस तैनात कर दी गई थी। शिवसैनिकों के प्रदर्शन के बाद राणा दंपत्ति के घर के सामने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अमरावती में राणा दंपत्ति के घर के सामने बैरिकेड्स लगाए गए हैं और घर के बाहर शिवसैनिकों के प्रदर्शन को लेकर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र
कि सीएम ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को हमें परेशान करने का आदेश दिया है। वे बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं। मैं दोहरा रही हूं कि मैं बाहर जाऊंगी और मातोश्री में हनुमान चालीसा का जाप करूंगी। सीएम सिर्फ लोगों को जेल में डालना जानते हैं। वहीं उनके पति व निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा कि वो बाला साहब के सदस्य नहीं है, क्योंकि अगर होते तो वो हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ते। सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिवसेना हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करने की कोशिश कर रही है। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।